खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर और हेम सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन। और आस्था जी बहुत ही करीब से तमाम आईपीओ को ट्रैक करती हैं, बहुत बारीकी से इसका विश्लेषण करती हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो संदेश पर। अविनाश जी, पहला कमेंट आपसे सर। आईपीओ मार्केट में इतनी बॉयंसी हमने कभी पहले देखी नहीं। हालांकि एक चीज और हो रही है कि कहा यह जा रहा है कि अब आईपीओज में पुराना वाला चार्म नहीं रहा। बहुत सारे आईपीओज बड़े वाले तो ऐसे आते हैं जिसमें अर्ली इन्वेस्टर्स को एग्जिट रूट भी दिया जाता है उसके जरिए। आपका व्यू सर आईपीओज को लेकर, क्या आईपीओज को लेकर जो थॉट प्रोसेस थी, जो थिंकिंग थी, क्या उसमें बदलाव आया है ओवर द ईयर? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए, मुझे लगता है आईपीओ मार्केट में एक बात सबको समझनी चाहिए कि वो मार्केट ड्रिवन होते हैं। मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा होता है तो पब्लिक इश्यूज ज्यादा आते हैं। और पिछले साल आईपीओस के लिए काफी अच्छा रहा। बड़े आईपीओस आ गए, उसमें काफी छोटी कंपनीज भी थी। बट मेरे ख्याल से देखिए, जो इजी मनी था वो अभी आईपीओ से निकल गया है। अभी सारे लोगों को पता है कि मेन बोर्ड का आईपीओ हो या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म का आईपीओ हो, तो प्रीवियसली क्या होता था कि लिस्टिंग गेन आपको 100% या 200% भी मिलता था। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है। अभी मेरे ख्याल से आईपीओस के लिए एक ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, शायद उनके लिए वो गेम अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि इजी मनी आउट है। जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, डेफिनेटली इंडियन कैपिटल मार्केट ऐसे प्रमोटर्स को और कंपनीज को डेफिनेटली रिवॉर्ड करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा। मेरे ख्याल से काफी आईपीओस ने पैसा बनाया भी है, काफी आईपीओस ने लोगों का पैसा तोड़ा भी है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप सिलेक्टिव होंगे तो ही आप आईपीओ मार्केट से पैसा बनाओगे। अदरवाइज सारे आईपीओस आपको पैसा बनाएंगे नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको सिलेक्टिव रहना है और अच्छी कंपनीज पे ही बेट लगा के आईपीओस में पैसा लगाना है। ठीक है, नई कंपनी सिलेक्शन करना बहुत ही अब ज़रूरी है। और ये बात सच है कि पहले हम देखते थे कि डबल भी होते थे प्राइसेस लिस्टिंग पर। अब वो मतलब बहुत रेयर हो गया है। हमने देखा था कि डी मार्ट जैसी सॉलिड कंपनी भी जब लिस्ट हुई थी, लगभग 8-9 साल समय तो हो ही गया, 2016 की शायद लिस्टिंग है। तो लिस्टिंग पर वो शेयर डबल हो गया था। लेकिन वो दौर पीछे छूट गया है, आपको बहुत ही सिलेक्टिव रहना है। लेकिन आपके स्क्रीन पर हम आपको वो शेयर दिखा रहे हैं जिन्होंने इस साल में प्रदर्शन अच्छा किया है और रिटर्न्स अच्छे बना के दिए हैं। टाटा कैपिटल हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल एएमसी हो गया, ग्रो है। ये लिस्ट आपके सामने दिखाई देगा और आप देखेंगे कि इशू प्राइस के मुकाबले आगे कितना रिटर्न उन्होंने जनरेट किया है। लिस्ट आपके को लेकर अविनाश जी, आपका व्यू क्या है? थोड़ा समय तो हो गया इसको लिस्ट हुए, क्या राय होगी? क्या आप यहां से शेयर में तेजी देख रहे हैं और क्या इन्वेस्टेड रहना चाहिए इसमें? लगता है कि लेंसकार्ट का अभी भी वैल्यूएशन जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो नेगेटिव बात है जो मुझे लगती है, वो ये है कि पोस्ट लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर है पीयूष बंसल, उनका सिर्फ 19% स्टेक है। तो उसका मतलब है कि प्रमोटर ने काफी वैल्यू एनकैश कर ली है। हम नॉर्मली जो भी कंपनी में निवेश करते हैं, वहां पे प्रमोटर का स्टेक कम से कम 50% होना चाहिए, तो ही कंफर्ट आता है। तो मुझे लगता है पहला तो नेगेटिव वो है। और दूसरा मुझे लगता है कि 2-3 क्वार्टर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है, वो कितना स्केलेबल है, कितना प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखिए, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अल्टीमेटली वैल्यूएशन अगर महँगा है, तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। और मार्केट डेटा और अर्निंग्स को रिस्पेक्ट करता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगले 2-3 क्वार्टर्स मैं तो इंतज़ार करना चाहूँगा। जिनके पास है वो होल्ड करे। आई थिंक डेफिनिटली लॉन्ग टर्म में बिज़नेस अच्छा लग रहा है। उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क डेवलप किया है, प्लस अभी एआई रिलेटेड वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले। तो ये सब बातें अच्छी है, लेकिन पैसा बनाने के लिए मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा और उसके बाद हम देखेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ कैसे मैच्योर हो रही है। उसके बाद वी कैन टेक अ फ्रेश रिव्यू, लेकिन फ्रेश खरीदारी एट दिस लेवल वी आर नॉट एडवाइजिंग। ठीक है, मौजूदा स्तर पर फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं होगी। लेंसकार्ट के शेयर में वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी नहीं है। एलजी जी, आपका व्यू मीशो को लेकर, क्या मीशो में निवेशित रहें? और किसी को मान लीजिए अगर नई खरीद करना है तो क्या ठीक है अब ये? देखिए अभिषेक, मुझे लगता है कि मीशो की बात करें तो मीशो में नैरेटिव बहुत अच्छी तरह से प्ले आउट हो गया है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाती है और जहाँ पे अभी भी कोई ऑपरेशनल मुनाफा, ऑपरेशनल एबिटा या नेट प्रॉफिट अभी भी नहीं कंपनी ने रिकॉर्ड किया है।
हालाँकि कंपनी का नैरेटिव अच्छा है, ओवरऑल मार्केट अपॉर्च्युनिटी काफ़ी बड़ी है, लेकिन एक बात मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि इनका बिज़नेस मॉडल बहुत ही वोलेटाइल है, क्योंकि इनकी जो एवरेज सेलिंग जो टिकट लेवल है, वो करीबन ₹250 है। अगर हम फ्लिपकार्ट या अमेज़न प्राइम की बात करें, तो ₹1500-1600 का एवरेज टिकट साइज़ होता है ऑर्डर का। तो उसका मतलब यही है कि कोई भी रिजेक्शन अगर आता है, तो इनके लिए पूरा एक लॉस मेकिंग ट्रांज़ैक्शन हो सकता है। हालाँकि इनका पूरा मॉडल, बिज़नेस मॉडल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट है। जिनके पास पब्लिक इश्यू का है, मेरे ख्याल से थोड़ा-सा मुनाफ़ा वसूल करें और अगले डेढ़ 2 साल के बाद होपफुली रिटर्न्स अच्छे आएँगे, ऐसी उम्मीद है। बट फ्रेश बाइंग एट दिस लेवल मुझे नहीं लगता है आपको करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम पहला क्वार्टर पब्लिक इश्यू के बाद आने दीजिए। परफॉर्मेंस देखिए, मैनेजमेंट कमेंट्री सुन लीजिए और उसके बाद थोड़ा-सा एक अंदाज़ा इन्वेस्टर्स को मिलेगा कि आगे रोड मैप क्या है। तो फ्रेश बाइंग एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। ठीक है, प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा बैलेंस क्वांटिटी आप होल्ड कीजिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में हमने देखा कि बढ़िया लिस्ट बने नहीं, क्या उम्मीदें 2026 में पूरी होंगी टाटा कैपिटल में? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि अभी जो लेवल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और मुझे लगता है कि जिन्होंने आईपीओ के प्राइस के पास में या उसके नीचे खरीदा है, इनके लिए तो रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं समझता हूँ कि देखिए, जब भी ऐसा कोई मेगा पब्लिक इश्यू आता है, तभी निवेशकों को थोड़ा-सा डरना चाहिए, क्योंकि ऐसे आईपीओज़ में नॉर्मली क्या होता है कि अगर एनबीएफसी स्पेस कहिए या मैन्युफैक्चरिंग स्पेस कहिए, तो डेफ़िनेटली अगर परफ़ॉर्मेंस तोड़-फोड़ नहीं है या परफ़ॉर्मेंस बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, तो अंडर परफ़ॉर्मेंस पब्लिक इश्यू के बाद ज़रूर आती है और वही टाटा कैपिटल का हो गया। अभी करीबन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे चल रहा है और अभी जिस प्रकार से रेट कट्स हो चुके हैं, जैसे इकोनॉमी में कंज़म्पशन का ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं मार्केट उम्मीद करेगा कि तीसरी तिमाही जो है वो काफ़ी अच्छी आए। नंबर्स अगर अच्छे आते हैं, तो अभिषेक इसमें अच्छी रे-रेटिंग आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि ये पैसे को अच्छे एसेट्स में डालेंगे। इनका काफ़ी बड़ा कारोबार है, आई थिंक वेल्थ मैनेजमेंट में है, कंज्यूमर फाइनेंस में है, कॉर्पोरेट फाइनेंस में है, तो काफ़ी अच्छी इनकी प्रोडक्ट पोज़ीशनिंग है। तो मेरे ख्याल से अगर डेढ़ साल का नज़रिया है, तो डेफ़िनिटली इसमें खरीदा भी जा सकता है, बट लंबी अवधि के लिए ले लीजिए। शॉर्ट टर्म में कोई बड़े अपसाइड आएगी नहीं। आई थिंक Q3 के नंबर्स नियर टर्म में ट्रिगर रहेंगे। ठीक है, टाटा कैपिटल को लेकर ये व्यू हो गया। 1 डेढ़ मिनट के आसपास का समय है शो में, और एक बार जरा ये देख लेते हैं कि लेकिन आपके हिसाब से बढ़िया वैल्यू लॉकिंग कहां पर होती हुई दिखाई देगी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, वैल्यू अनलॉकिंग तो जैसे आस्था जी ने कहा कि रिलायंस जियो में होगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से एक वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर का अभी सब्सिडियरी है। दूसरा तो एनएसई रहेगा। देखिए, एनएसई में सबसे बड़ी दिक्कत है कि काफ़ी रिटेल निवेशकों ने अनलिस्टेड स्पेस में बहुत महँगे भाव पे ये शेयर लिया है, 2400, 2500। तो उम्मीद यही है कि ऐसे निवेशकों को नुकसान ना हो। बट अगर यहाँ पे प्राइसिंग रीज़नेबल होती है, जैसे एनएसडीएल में हो गया, तो काफ़ी हद तक ऐसे काफ़ी रिटेल निवेशक हैं जो अटक जाएँगे। बट ओवरऑल एनएसई और रिलायंस जो, ये दोनों कंपनीज़ बहुत ही अच्छी कंपनीज़ है, बैलेंस शीट भी बहुत बड़ा है, स्केलेबल मॉडल है और अगले 2-3 साल के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएशन यहाँ से बनेगी। ठीक है, ठीक है। विनाश जी और आस्था जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस खास शो में आज हमें समय देने के लिए। और जो तमाम प्राइमरी मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं या फिर जिनको आगे आईपीओ पर राय चाहिए